नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा यूपी चुनाव से आ रही है। बीजेपी भगवा रंग लोग चुराकर पार्टी में लाती है। कार्टून पर विवाद के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर किया पलटवार। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कौन बनेगा जेडीयू का अगला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग, नीतीश संभाले कमान, आरजेडी ने कहा कोई भी बने लेकिन हार तय। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे पीएम और सीएम पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा धोखाधड़ी करके कुपोषण में यूपी को बना दिया नंबर 1। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन आपको भी लगता है यूपी में योगी की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी भगवा रंग चुराती है, लोग चुराकर पार्टी में लाती है। कार्टून पर विवाद के बीच राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर किया पलटवार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में यह ऐलान किया कि किसान दिल्ली की तरह ही लखनऊ के चारों ओर की सभी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में उनके इस ऐलान का बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए जवाब दिया है। कार्टून उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें राकेश टिकैत को धमकी भरे शब्दों में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी है जो बक्कल तार देते हैं और पोस्टर भी लगवा देते हैं। अब राकेश टिकैत ने इस कार्टून का जवाब दिया है। पत्रकार अजीत अंजुम से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हीं के शब्द बक्कल तार देना को चुराकर उन्हें धमकी दे रही है। अजीत अंजुम ने उनसे सवाल किया, आप ही ने पहली बार कहा था कि बक्कल उतार देंगे, तो आपको सरकार धमका रही है। जवाब में बीकेयू नेता ने कहा, शब्द चुरा रहे हैं, ये शब्द चुराते हैं, भगवा रंग चुराते हैं, लोगों को चुराकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये उस तरह के लोग हैं जिनका अपना तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ चुरा कर जाएं उसे जमा करें, फिर उनका माल कोई दूसरा ले जाता है। वो आगे बोले, उनकी बीजेपी की सरकार है कहाँ, सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, उनकी तो सरकार है ही नहीं, खामखा उलझ रहे हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने कार्टून को लेकर कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ ना आओ, लखनऊ में मत आना, लखनऊ में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो लखनऊ में ही बैठता है, कोई 4 राज्य तो है ही नहीं कि मुख्यमंत्री मेरठ में बैठेंगे, मुरादाबाद में बैठेंगे, लखनऊ तो जाते रहे हैं पहले भी। बता दें, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए गए कार्टून में राकेश टिकैत को एक हाथ में आंदोलन का गदा लेकर लखनऊ की तरफ जाते दिखाया गया है, दूसरे हाथ से वो दिल्ली को घसीट कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने एक बाहुबली है जो उन्हें कह रहा है, सुनो लखनऊ जा रहे हो, वहां योगी बैठा है, वो बक्कल तार देता है और पोस्टर भी लगवा देता है। बीजेपी द्वारा कार्टून को ट्वीट किए जाने पर कई विपक्षी नेताओं ने रोष जताया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजस ने इस पर कहा कि ये कार्टून बताता है कि किसानों के प्रति बीजेपी की क्या सोच है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कौन बनेगा जेडीयू का अगला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग, नीतीश संभाले कमान, आरजेडी ने कहा कोई भी बने लेकिन हार तय। जी हां दोस्तों, जेडीयू का अगला अध्यक्ष कौन, शायद इस सवाल का जवाब 31 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिल जाए। उससे पहले पार्टी के विधायक ने आरसीपी सिंह से अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह जेडीयू के अंदर की सियासत गर्म कर दी है। वहीं भाजपा चाहती है कि जेडीयू की कमान फिर से नीतीश कुमार ही संभाले। 31 जुलाई को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है। बैठक से पहले ही चर्चा होने लगी है कि जेडीयू का अगला कप्तान कौन, उपेंद्र कुशवाहा या लल्लन सिंह। चर्चा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हो रही है। खासकर जेडीयू नेता ही अब कहने लगे हैं कि आरसीपी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि अब आरसीपी सिंह की जिम्मेदारी बढ़ गई है, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, देश विदेश का दौरा करना होगा, ऐसे में उनको अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को होने वाली है। शनिवार शाम 4 बजे से जंतर मंतर स्थित जेडीयू के केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और कार्यकारिणी के 75 सदस्य शामिल होंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर भले ही पार्टी की बैठक का एजेंडा संगठन सदस्यता अभियान और आगामी राज्यों में चुनाव को लेकर रणनीति हो, लेकिन अगर नेता जुड़ेंगे तो किसी भी मसले पर चर्चा हो सकती है। अगर 2020 विधानसभा चुनाव को देखें तो जेडीयू को आरसीपी सिंह के नेतृत्व से कोई खास फायदा नहीं हुआ। जाति समीकरण को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब सवाल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगला चेहरा कौन होगा। हालांकि आरजेडी का कहना है कि जेडीयू का चेहरा कोई भी हो, 2024 और 2025 में पार्टी की हार तय है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। 2020 में तो वह वैसे ही तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और अब जनता ने उसे रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम और सीएम पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा धोखाधड़ी करके कुपोषण में यूपी को बना दिया नंबर 1।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कुपोषण को लेकर केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल यह हमला केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से राज्यसभा में एक प्रश्न के एक उत्तर में दिए गए जवाब पर यह हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार 30 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखा, संसद में भाजपा सरकार की मंत्री ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी खुद को खुद से ही नंबर 1 का खिताब देते रहे और डबल इंजन की धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। दरअसल सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में 6 माह से 6 साल की उम्र के 9 लाख से अधिक अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इसमें से 3,98,359 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में 9,27,606 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जो अत्यंत कुपोषित हैं और जिनकी उम्र 6 माह से 6 साल के बीच है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, हर घर नल योजना की उड़ी हवाई, ट्रायल के दौरान फटा पाइप, मोहल्ले में जमा हुआ पानी। जी हां दोस्तों, हर घर नल योजना की गुणवत्ता पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब भागलपुर जिले के शहर में पूरब टोला के वार्ड नंबर 16 में शुक्रवार को ट्रायल के क्रम में ही पाइप फट गया। इससे मोहल्ले में जल जमाव की नौबत आ गई। सड़क पर पानी का काफी बहाव होने लगा। इससे किसी के घरों में बेशक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन हर घर नल योजना की हवाई जरूर उड़ गई। मालूम हो कि नगर पंचायत के जल श्रमिकों की हड़ताल समाप्त होने के बाद तीसरे दिन पानी आपूर्ति शुरू करने का प्रयास किया गया। पुराने पाइपलाइन में न भेजकर पीएचडी अधिकारियों ने हर घर नल योजना के लिए लगाए गए पाइपलाइन में ट्रायल के लिए पानी को डायवर्ट कर दिया, जो पूरी तरह नाकामयाब रहा। ऐसे में शहर के वार्ड नंबर 14, 15 और 17 में जलापूर्ति नहीं हो सकी। इस तरह तीसरे दिन भी उक्त वार्डों के लोग पेयजल आपूर्ति से वंचित रहे। पीएचडी के सहायक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि अब हर घर नल योजना का ट्रायल अलग से किया जाएगा ताकि शहरी जलापूर्ति प्रभावित ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के किसान नेता आंदोलन के नतीजे तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, जारी किए शपथ पत्र। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों ने टिकरी बॉर्डर से 5 प्रस्ताव पास किए थे। इसमें आंदोलन के नतीजे नहीं निकलने तक पंच से लेकर सांसद तक किसी भी राजनीतिक चुनाव में संगठन प्रतिनिधि या उसके परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में भाग नहीं उतरेंगे। उसी क्रम में अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप धनखड़, जगबीर जसौला, प्रोफेसर दलबीर रेडू ने इस संबंध में अपने शपथ पत्र सार्वजनिक किए हैं। हरियाणा के किसान नेताओं ने पंजाब के चुनाव के मद्देनजर इस तरह के कड़े मापदंड के लिए पहल का अनुसरण करने के लिए पंजाब के किसान नेता रलदू सिंह मानसा, जोगेंद्र सिंह उग्राहा से भी संपर्क किया। एमएसपी कानून को तीसरे और बाजार प्रबंधन व फसल स्टॉक संरक्षण संबंधित कानूनों को दूसरे नंबर पर रखने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से संपर्क के लिए अभियान रहा। बॉर्डर पर अभी तक काफी किसानों की मौत हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर से खटकर टोल प्लाजा पर गैर राजनीतिक रूप से मंच संचालन के फैसले के हर संभव समर्थन का भी ऐलान हुआ। वहां टोल प्लाजा की कमेटी जो भी अंतिम फैसला लेगी, हरियाणा के किसान संगठन उसका कड़ाई से पालन करेंगे। गुरनाम चढ़ूनी हो या योगेंद्र यादव, हरियाणा की पृष्ठभूमि से किसी भी बड़े किसान नेता को आंदोलन के सकारात्मक नतीजों तक खुद को गैर राजनीतिक साबित करने के लिए इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तभी हरियाणा के किसान संगठन सामूहिक रूप से शपथ पत्र देने वाले किसान नेताओं के साथ भविष्य में खड़े नजर आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, भाजपा सरकार को जासूसी करने से फुर्सत नहीं, वह विकास कब करेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जनता के साथ है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा छद्म अभियान है, समाजवादी पार्टी का समाज जोड़ो अभियान है। भाजपा सरकार को जासूसी करने से ही फुर्सत नहीं है, वह विकास कब करेगी। भाजपा के नए नए अभियान वस्तुतः जनता की ताकत के सामने सरकार की घबराहट के घोतक हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बात कही। भाजपा षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। भाजपाई आईटी सेल के जरिए भेष बदलकर समाजवादी पार्टी के विरुद्ध झूठे प्रचार को बढ़ावा देने में लगी है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बना दिया। नौजवानों की नौकरी का समाधान सरकार क्यों नहीं निकालती है। भाजपा सरकार ने विकास तो कुछ किया नहीं, प्रचार के जरिए छवि चमकाने को उपलब्धि मानती है। आरएसएस की रणनीति पर काम करने वाला राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। यह उद्योगपतियों का पक्षधर संगठन है। भाजपा राज में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, शोषण बढ़ा है और महिलाओं का अपमान हुआ है। सड़क, बिजली, पानी सभी का अकाल है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर बेहद कमजोर साबित हुई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सावधान, महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, तीसरी लहर का खतरा मंडराया, केरल में भी स्थिति विस्फोटक। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते से देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस की रफ्तार में तेजी आई है। महाराष्ट्र में एक दिन में पीआईबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 6,600 नए केस सामने आए हैं। देश में एक दिन में कोरोना केस का आंकड़ा 41,049 आया है। पिछले 4 दिनों से देश में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को यह आंकड़ा 44,230 हो गया, लेकिन संतोष की बात यह है कि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। 24 घंटों में 37,291 लोगों ने कोरोना को मात दिया। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना का संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारामती, लातूर, बीड़ जैसे जिलों में स्थिति एक बार फिर खतरे का संकेत दे रही है। पूरे महाराष्ट्र में भी 24 घंटों में 1,500 से अधिक नए कोरोना केस सामने आना चिंता बढ़ाने वाला है। रिपोर्टों के मुताबिक यह आंकड़ा कुछ दिनों में एक बार फिर 10,000 प्रतिदिन के करीब पहुंच सकता है। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक दिन में 7,431 लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं, लेकिन 231 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 77,494 है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 1,32,566 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केरल सरकार द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 20,772 नए केस सामने आए हैं। इनमें 116 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बारे में एक बात की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। देश में कोरोना के जितने केस सामने आ रहे हैं, उनमें से आधा केस अकेले केरल राज्य से है। केरल में कोरोना संक्रमण दर 13.61% है। बकरी ईद में केरल सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में काफी छूट दे दी। इसकी खूब आलोचनाएं हुई। आरोप किया जा रहा है कि इसी वजह से कोरोना केस में अचानक तेजी आ गई है। कोरोना के डर को देखते हुए वहां सरकार ने शनिवार और रविवार दोनों दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। केरल में कोरोना के केस पूरे देश के आंकड़ों की तुलना में आधा है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना केस केरल से 1/3 होने के बावजूद मृतकों की संख्या यहाँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन, एक बूथ पर रहेंगे 1200 वोटर। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। पहले एक पोलिंग बूथ पर 1500 मतदाताओं की संख्या होती थी। बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी 1200 मतदाता प्रति बूथ के मानक से कराए गए थे। इससे मतदान के लिए बूथों पर भीड़ कम लगेगी। नई दिल्ली में बुधवार को हुई भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला के अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र राय शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में यूपी के निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायतों के त्वरित प्रभावी कार्रवाई पर खास ध्यान देने निर्देश दिए गए। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 होने से प्रदेश में पोलिंग बूथ व पोलिंग सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए अभी से तैयारियां करने को कहा गया है। प्रदेश में इस समय करीब 1.65 लाख पोलिंग बूथ है, जिससे 14.50 करोड़ से अधिक मतदाता जुड़े हैं। समीक्षा बैठक में मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं, मतदाताओं के पंजीयन में आसानी, मतदाता सूची, शिकायतों का समय पर निस्तारण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग व पेपर ट्रेल मशीनों की व्यवस्था, 80 वर्ष व उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए डाक मतपत्र सुविधा सहित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोविड शमन योजना, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण व व्यापक मतदाता पहुंच आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पारदर्शिता व निष्पक्षता चुनाव प्रक्रिया की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में मुद्दे और चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन चुनाव योजना में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मतदाता केंद्रित दृष्टिकोण और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। पांचों राज्यों में चुनाव अगले साल की शुरुआत में एक साथ हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को मिला पूर्व कृषि मंत्री का साथ। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन कन्याकुमारी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चलना चाहिए। बिहार में जल्द इसकी शुरुआत होगी। बिहार में लालू यादव के क्लासमेट रहे और जेपी आंदोलन को हवा देने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा, कृषि कानून किसान विरोधी है। किसान अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर 8 महीने से बैठे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार को करोड़ों किसानों की कोई चिंता नहीं है। यह आंदोलन अब और मजबूत होगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से निकलकर यह आंदोलन अब पूरे देश में फैलेगा। बंगाल के किसान भी इस
आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर एक हो गए नीतीश तेजस्वी, 2 अगस्त को मुख्यमंत्री पीएम मोदी को खत लिखेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में जाति एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर कोई भी दल कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है। जाहिर है कि आरक्षण और जाति के मुद्दे पर कई बार बिहार के सभी दलों की राय एक ही होती है, क्योंकि कोई भी अपने वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहता। कुछ यही हाल जातीय जनगणना की मांग का भी है, जहां सत्ता और विपक्ष की दूरी एक होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगे। लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसी मुद्दे पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में जानकारी मीडिया को दी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के पूरे स्टैंड को ध्यान से सुना। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वो 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैग की रिपोर्ट से मचा बिहार में सियासी हड़कंप, बीजेपी मानवीय भूल बता डाल रही पर्दा। जी हां दोस्तों, बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद सियासी संग्राम मच गया है। दरअसल कैग की रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में किए गए गलत फैसलों से न सिर्फ बिहार सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है, बल्कि सरकार ने करोड़ों की कमाई का मौका भी गंवाया है। ऐसे में विधानमंडल के पटल पर रिपोर्ट रखी गई तो विपक्षियों को मुंह खोलने का मौका भी मिल गया। वहीं मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का सिलसिला चल निकला है। कैग की रिपोर्ट में अनियमितता पर लेफ्ट ने जोरदार हमला बोला है। विधायक सुदामा प्रसाद का कहना है कि अब तक जो बात वो लोग करते आ रहे थे, वही बात कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। ग्रामीण विकास, पथ निर्माण और स्वास्थ्य जैसे तमाम विभागों में भारी गड़बड़ी हुई है। लेफ्ट विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। वहीं भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा, नीतीश इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और न ही प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं। भागीदार अगर कोई है तो सरकार है। सरकार में मुखिया नीतीश जी हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें किसी भी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी को जनता का फेवरेट बताने वाले पोस्ट में साक्षी महाराज ने कर दी एक गलती। यूजर्स ने पकड़ा और किया ट्रोल। जी हां दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा समेत सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच उन्नाव जिले से भाजपा सांसद साक्षी महाराज अपनी एक पोस्ट के चलते ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता का फेवरेट बताया है। वहीं अब उनकी इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल चुनाव के पहले के सियासी दांवपेच में कई बार राजनेता ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें खुद ही लोगों की आलोचना का पात्र बना देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज भी इस बार इसी सूची में शामिल हो गए। बता दें कि साक्षी महाराज ने गुरुवार को यूपी बीजेपी के हवाले से बना एक ग्राफिक्स अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया। इस पोस्ट में सीएम योगी को यूपी की जनता का फेवरेट सीएम बताते हुए कहा गया था कि 46% लोग सीएम योगी को दोबारा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। साक्षी महाराज की इस पोस्ट में बीएसपी चीफ मायावती, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी आंकड़े दिखाए गए थे। साक्षी महाराज ने सर्वे के आधार पर बताया कि 46% लोग सीएम योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा 22% लोग अखिलेश यादव और 28% लोग मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। वहीं 14% लोग प्रियंका गांधी को सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं अब उनकी इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लव कुश कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, बड़ा ही अद्भुत अध्ययन बीजेपी ने जारी किया है, जिसके अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में 46% लोगों की पसंद है योगी जी, 28% लोगों की पसंद है बहन जी, 22% लोगों की पसंद है अखिलेश जी और 14% लोगों की पसंद है प्रियंका जी। अगर 48% प्लस 28% प्लस 22% प्लस 14% सबको जोड़ दिया जाए तो कुल योग होता है 110%। है ना अद्भुत। अभी तक तो विशेषज्ञ 100% में ही जीतने हारने की संभावनाएं बताते थे, लेकिन योगी जी के जीतने की संभावनाओं को जबरन आंकड़े को बढ़ाने के लिए उनके आंकड़ों में बाहर से 10% जोड़ दिया गया लगता। राफेल डील पर राहुल ने महात्मा गांधी के इस कथन के साथ केंद्र पर साधा फिर निशाना, कहा बहुत बड़ा हुआ भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमला बोलते आए हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर से सवाल उठाते हुए इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, राफेल सौदे में काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इसके साथ ही एक महात्मा गांधी की उक्ति को भी ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, यदि आप सही हैं और आप इसे जानते हैं तो अपने मन की बात कहें, भले ही आप अल्पमत में हो फिर भी सत्य ही सत्य है।
महात्मा गांधी इधर। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को कहा कि भारत को दसॉ एविएशन से अब तक 26 राफेल विमान मिल चुके हैं। राफेल सौदे के तहत भारत को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी है। भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 36 राफेल विमान की आपूर्ति प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। आज की तारीख तक 26 विमान मिल चुके हैं। पहला राफेल विमान पिछले साल 29 जुलाई को देश में आया था। इससे 4 साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक जज को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं और उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। वहीं सरकार कांग्रेस के दावों को खारिज करती रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के ट्वीट पर राकेश टिकैत का जवाब, 6 अगस्त को फिर आऊंगा लखनऊ, कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, लखनऊ बना देने के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत पर किए गए यूपी बीजेपी के हमले की चारों ओर चर्चा हो रही है। यूपी बीजेपी ने राकेश टिकैत पर बनाए गए कार्टून के जरिए बताया कि यूपी को दिल्ली ना समझे किसान नेता, यहाँ योगी जी की सरकार है जो कड़े फैसले लेती है और उन फैसलों का पोस्टर भी प्रदेश में लगवाती है। यूपी बीजेपी के इस ट्वीट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास एक बड़ा फंड है एड और विज्ञापन का। उनके लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको धरातल की जानकारी है नहीं। वे ट्वीट इस पर भी कर दे कि कितनी खरीद गेहूं की यहाँ हुई, वे ट्वीट गन्ने पर भी कर दे कि भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, इस पर भी कर दे कि मायावती ने ज्यादा रेट बढ़ाए या अखिलेश ने बढ़ाए या योगी ने बढ़ाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।